करने के लिए पीने के पानी का मंसूबा था, उसका इफ्तिताह किया। और मैं बहुत खुश हुई ये सुनते हुए कि 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा दूसरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और 3 साल के अंदर 2 और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे हम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके को मज़ीद पीने के साफ पानी दिलवा सकेंगे। आज मैं आपका एक हसन अली फंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह किया, और आज मैं नियाज स्टेडियम जो रिहेबिलिटेट हुआ है और उसका पुराना मकाम वापस दिलवाया गया है, इसका भी हम इफ्तिताह करने आए हैं। साथ साथ मुझे ब्रीफिंग दिलवाया गया आपका ऑटोबॉम रोड, जिसका मॉडर्नाइज किया गया है और बहुत बेहतर बनाया गया है, और दूसरा जो आपका रिंग रोड बन रहा है जो पूरा हैदराबाद को इंशाल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जो हैदराबाद शहर में और इस वक्त जारी है। मैं बहुत खुश हूँ ये देखते हुए कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का HMC का निज़ाम मिल के काम कर रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं हैदराबाद की तरक्की को इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और यही हम देखना चाहते हैं। माजी में होता ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम था वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, जो आपका सूबाई हुकूमत वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, और अफसोस के साथ जो जमातें जीतते आते थे वो नफ़रत फैलाते हुए, लड़ाई करवाते हुए पे ध्यान देते थे, और जो शहर के अवाम थे, जो हैदराबाद के अवाम थे, उनका जो तरक्याती मंसूबे थे से वो नहीं हो रहा था। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद आगे बढ़ता रहेगा और हैदराबाद के अवाम को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। वैसे तो मसले मसाइल भी है, काफ़ी जो मुश्किलात आपके जो HMC के टाउन चेयरमैन एक्सेट्रा फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में हमें बताए हैं। इंशाल्लाह ताला उन पर हम गौर करेंगे और वज़ीर आला साहब कोशिश करेगा कि इनकी जो मुश्किलात है वो दूर करे, ताकि हम इस शहर को वो फोकस दे सके जो मैं देना चाह रहा हूँ, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक किस्म का तारीखी कामयाबी हैदराबाद के अवाम की तरफ एक के बाद एक दिया जा रहा है, उसका जवाब भी हम पे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हैदराबाद के अवाम के, हैदराबाद के शहरियों के उम्मीदों के मुताबिक उस लिहाज से काम करें। तो एक बार फिर मैं यहाँ का जो मेरा HMC की टीम है, हमारा मेयर साहब की क़ियादत में काम कर रहा है, उनको शाबाश देना चाह रहा हूँ, और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ को वो ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर को इस किस्म की फोकस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हामिद शेख साहब जी। नहीं, एक मिनट। मंसूबा जहाँ मेरा घर बनाने का मंसूबा है, कौन सा जो सैलाब मुतासरीन के लिए है, आप उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे? हाँ, वो बिल्कुल सही। वो ओके, तीन सवाल आपने एक सवाल में किए हैं, तो मैं तीन के जवाब देना चाहूँगा। एक इरादा आपका नहीं था, लेकिन ऐसे लगा तो मैंने इस पर वाज़ेह करना है कि जहाँ तक सिंध पीपल्स हाउसिंग का मंसूबा है,
जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुकामी सतह पे एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये पूरा पाकिस्तान से शफाफ तरीन और करप्शन पाक मंसूबा है, और ये दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने वाला मंसूबा है। तो मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इतने बड़ पाने में एक ऐसे पाने पे इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था हमारा, हम पूरा करके दे रहे, पक्का घर बना रहे हैं सिंध भर में, वो भी 21 मिलियन फैमिलीज़ के लिए। साथ साथ मालिकाना हकूक़ भी उनको दिलवा रहे हैं। और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था, और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारिजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ सुथरा है, मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं। और हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। जहाँ माजी के मंसूबे हैं जिस पे आप जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, उस पे मैं हमारा राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे और जो हकायक है वो सामने आए, और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करे। जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। ये क्या कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो, या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं करते हैं सही तरीके से, वसाइल भी आपको नहीं देते हैं। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से, वो सालों साल, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो। तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं, और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को ज़िंदा रख रहे हैं। यही वजह है कि एक मुआशी बोझ बढ़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी जिम्मेदारियाँ अपना रहे हैं और अपना जिम्मेदारियाँ जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं। माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को ट्रैक करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा इदारा है। वो ही सोच था जब जामशोरों में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से लेके अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरों के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों में। हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया यूनिवर्सिटीज़ बना सके। और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जो मेरा तालीम का वज़ीर है उससे मज़ीद मालूमात लेके। अशोक शर्मा, अशोक आप
की अच्छी पॉइंट है, बिल्कुल। सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए, और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से। तो मैं इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ दौर में बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध के अवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये शिकायत करूँगा कि मोजूदारो एयरपोर्ट को बंद किया गया है और उसका असर हमारे लारकानों को अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है। पुराना एयरपोर्ट्स बंद करने के बजाय उनको भी फाल करना चाहिए, और साथ साथ जो इतने बड़े शहर है जैसे हैदराबाद जैसे शहर, कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ एक नेशनल एयरपोर्ट बट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में होना चाहिए। मैं इस इशू को वज़ीर आज़म साहब से रेज़ करूँगा कि हैदराबाद शहर को ये फैसिलिटी वसूल किया जाए। दूसरे शहरों ने, जैसे सियालकोट का पंजाब का एक शहर है, उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बनाया और अपना एयरलाइन भी बना दिया। तो एक तो हमारा कोशिश ये होगा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को कायल करूं कि हम ये तोहफ़ा हैदराबाद के अवाम को दे दें। अगर उसमें हम कामयाब नहीं होते तो शायद हमें फिर अपना एयरपोर्ट और अपना एयरलाइन हैदराबाद एयर के नाम पे लॉन्च करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो भी कामयाब होगा। वैसे सूबाई सिंध की सिंध हुकूमत वो पहला सूबाई हुकूमत है जिसने अपना एयरपोर्ट बना दिया। पारकर में माए बख्तावर एयरपोर्ट सूबाई हुकूमत ने बनाया है, मगर ये असल ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत होता है, तो हम वहाँ पहले पहुँचेंगे। मैं बहुत खुश हूँ आपने ये पॉइंट उठाया। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम हैदराबाद को ये फैसिलिटी दिलवा सकें। शौकत मेमन साहब। आपने अभी आज हमने जो पार्क का इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हैदराबाद के लिए एक शानदार फैसिलिटी होगा। इन्होंने इसमें जो वॉकिंग ट्रैक्स है, साइकिलिंग ट्रैक्स है और अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम, आपका पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम का बंदोबस्त भी किया है। एक मैंने शिकायत किया कि जहां हमारा इस पार्क में गाड़ियों के लिए फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी है, आम आदमी को पैदल चल के पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो शोरो साहब ने मुझे वादा किया है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ऐड कर रहे हैं। इम्तियाज करो। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या PLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अब ना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मज़दूर जो बलूचिस्तान काम करने के लिए पहुंचते हैं, उनको कातलाना हमला का निशाना बनाते हैं। और जिस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा, तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया, और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारा कोशिश ये है कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक तो ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं इन तंजीमों को कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और उसका पाबंदियाँ, ख़ास तौर पर जब इतना बड़ा ममालिक जैसे अमेरिका जैसे मुल्क करता है तो उसका फ़ायदा है। लेकिन हमारा मज़ीद कोशिश ये इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, जो ख़ास तौर पे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके सहूलतकार जो मौजूद है, उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली आलमी इदारे इनको इस तरीके से, इस नज़र से देखा जाए, और इंशाअल्लाह ताला वो भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो
26 27 اور NFC. جہاں تک 26 امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا. میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26 امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. مثلاً ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں مکمل نہیں کر سکے، جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے، تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پھوڑ کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا. ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا نام، جس کا قد، جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا، کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ، عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا، مگر دوسرے سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا، تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو، جمہوریت کے تھرو، اس کو بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہٹے. پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندگی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی. ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا؟ کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے. ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26 امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے. 27 امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں. آخری جو سوال آپ کا NFC کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے. ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی پچھلے NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا. تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے NFC ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی. مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا. ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے. اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی
ہمیں پھر فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے, نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے, تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے, اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہیں, ناکامیاں ہیں, ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے, وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے, وہ برڈن, وہ قصور تو نہ سندھ کا, نہ بلوچستان کا, نہ پنجاب کا, نہ پختونخوا کا, کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں ہے. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے, FBR کے چلانے والے کی قصور ہے, اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے, لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں. آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں, جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور BLA کا ذکر کیا, دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں, جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا, ان سے کام لینا اور لینا پڑ رہا ہے, اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے. تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے, تعلیم پہ کام کرے, روزگار دلوانے پہ کام کرے, تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے, عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and mind. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے, تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے, اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی NFC ایوارڈ دینا چاہیے. غیر آئینی NFC ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں. فیض کوسر صاحب, فیض کوسر صاحب, پلیز. Who's فیض کوسر صاحب؟ سر ٹائم. ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے, آپ سب نے دیکھا, میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران, جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا, اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا. شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں, تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے, جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا, معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے, وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے, کینالز نکالیں گے, اور سندھ طاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے. پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے, اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں, UK بھی گیا ہوں, EU بھی گیا ہوں, اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں. یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے, اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے. لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے, اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا, جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں. پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے.
वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। हमारा जो मुल्क के अंदर पानी का इस्तेमाल है, हम काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ भरना पड़ेगा। ये डैम्स का, कनाल्स का, ये बहुत पुराने मंसूबे हैं, और ऐसे मंसूबे होते हैं उन ममालिक के लिए जहाँ एक्सेस पानी होता है। जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद सालों साल होते हैं, तो वो ममालिक बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े कनाल्स निकालते हैं। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, और पाकिस्तान में आप हैदराबाद के अवाम से पूछे, आप कराची के अवाम से पूछे, आप थट्टो के अवाम से पूछे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी तो मौजूद नहीं। उन सूरत में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान में हम फ्लड इरिगेशन पे ज़ोर देते हैं, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूद है कि हम अपने निज़ाम को मॉडर्नाइज करके जो मौजूदा पानी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि हम मॉडर्नाइजेशन भारत के जवाब देने के लिए नहीं, मॉडर्नाइजेशन मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, अपनी पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। भारत का ये मौक़िफ़ हम मान नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि भारत ने ये किया तो मैं अब कोई दूसरा पाकिस्तान में उस मद में कोई फ़ैसला लूँ। नहीं, हम भारत का फ़ैसले मानते नहीं हैं। हम कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक और इस ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने ये तीन जो दरिया है वो पानी हमें दिलवाना इस सिंतास मुआहिदा के ज़रिए देना पड़ेगा। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक लोअर रिपेरियन राइट्स मौजूद है, और फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे वो 6 दरिया के मुताबिक। इरफान भाई थैंक यू। आपका नून लीग का क्या सवाल जो इतना ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, आपने हर क्वेश्चन कर लिया। तो पहले जहाँ तक हुकूमत की फोकस सूबा सिंध के बारे में, मैं वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कहते हैं, वैसे तो इन्होंने आते होंगे वफाकी हुकूमत के वज़ीर या उनके इत्तेहादी भी आते होंगे, लेकिन अगर आपका कोई ख़ास शिकायत है मैं उनको ज़रूर बताऊँगा कि आने चाहिए और सूबा सिंध में मज़ीद काम करना चाहिए। उससे सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए हमारा आवाज़ बन के आपको अपने हक़ दिलवाते रहते हैं, चाहे वो बजट के प्रोसेस में हो या मुख्तलिफ़ अंदाज में, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान में जो हमारा जमहूरियत का सेहत है, वो
بالकुल इतना सेहतमंद नहीं है जितना माजी में सेहतमंद होता था, लेकिन हमारा तारीख़ भी ऐसे कुछ है कि पाकिस्तान में आधा से ज़्यादा वक्त हम एक आमराना आमरीत के दौर से गुज़रते आ रहे हैं। और आपने पाकिस्तान के अवाम ने जदोजहद करके 18वीं तरमीम जिसका ज़िक्र हो रहा था, उसकी वजह से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से जदोजहद करके ये जो टूटी फूटी जमहूरियत आपके सामने नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके हमारा क़यादत तक ने वाज़ेह कुर्बानियाँ, जान की कुर्बानियाँ, जेल में सब कुछ भुगत के ये निज़ाम खड़ा किया है। मैं और हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो PDM के दौर में पाकिस्तान में एक मई 9 का वाक़या हुआ, जिससे एक सियासी जमात ने ये फ़ौज के इदारों पे एक ऐसा हमला किया जो कि हमारा अभी तक उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है हम भुगत रहे हैं। और उस वक्त में आपको याद होगा कि हमारा फ़ौज की सरबराह ने बाकायदा अपना इदारा का पॉलिसी अपनाते हुए कहा था कि हम न्यूट्रल होंगे। और एक सियासी जमात ऐसा था जो कहता था कि न्यूट्रल होना तो जानवर का काम है, और जिसने एक पूरा मुहिम चलाया अपनी ज़ात की वजह से, और ना सिर्फ अपने लिए एक ख़ास कुर्सी हासिल करने के लिए, मगर हमारा आर्मी चीफ को और हमारा फ़ौज की क़यादत को निशाना बना के उनके ख़िलाफ़ एक अंदरूनी साजिश का कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ एक कॉस्ट होता है पाकिस्तान की और किसी भी जमहूरियत के निज़ाम, और वो कॉस्ट आप देख रहे हो आपके सामने। ख़ास तौर पे PTI जो पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, अब आप उनसे पूछे कि न्यूट्रल उनको पसंद था या नहीं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, और मुल्क ममालिक ऐसे ही चलते हैं कि जब तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रह के काम करें। और हमारा हमेशा मुतालबा ये रहा है कि तमाम दायरे अपने दायरे में रह के काम करें, क्योंकि ये मई 9 के हमले में सियासतदानों ने, सियासी जमात ने अपना दायरे में नहीं रहा, वो कहीं दहशतगर्द बन गए कि दूसरे इदारों में घुसे। तो मैं समझता हूँ कि अब हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करना पड़ेगा, ताकि हम बाकी इदारों को भी पुश बैक करके अपने अपने इदारों में काम करने पे वो भी चाहेंगे, तमाम इदारे चाहेंगे कि वो दूसरी जगह पे नहीं, वो अपने काम पे फोकस रहें, ताकि हम एक मुल्क के तौर पे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, मेरा थैंक यू वेरी मच, सवाल है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। क्या मुकतालबा की? Do more. देखो, पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले, और पाकिस्तान के मुफाद में है हमेशा हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम सब के साथ दोस्तियाँ रखें और कम से कम इख्तलाफात रखें। हमेशा से तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। आप तारीख़ उठा के देख पिछले 10-20 साल में अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस रहे हैं जनूबी एशिया में, उसकी वजह से उनका एक अनबैलेंस अप्रोच रहा है इस रीजन में, जिसका मैं समझता हूँ उनको नुकसान हुआ है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। जिस वक्त से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, एक तो आप एक जंग जीत के आए, जब आप जंग जीतते हो तो उसका असरात होते हैं, मुल्क के ऊपर भी फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पे उन शख्सियात जिन्होंने ये जंग की क़यादत किए हैं, तो उनके ऊपर भी इंटरनेशनली एक अपना मकाम आप बनाते हो। तो मैं समझता पाकिस्तान
पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमा, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है. उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं. साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है. मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं. मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं. जितना देर वो इस मोड में है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.